हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपर्दन चक्र के अंतर्गत, जहां हमने पिछले वीडियो में विलियम मॉरिस डेविस का भौगोलिक चक्र अपर्दन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से डेविस महोदय ने अपर्दन चक्र के बारे में बताया। मैंने अपर्दन चक्र के लिए उनकी जो समय की धारणा थी, संरचना, प्रक्रम और समय की धारणा थी, उसके विपरीत यहाँ आज हम जिस अपर्दन चक्र के बारे में, यहाँ चक्र शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, उसके स्थान पर मैं यूज कर रहा हूँ अपर्दन मॉडल। किसके बारे में? अपर्दन मॉडल। तो आज हम जिस अपर्दन मॉडल के बारे में जानकारी ले रहे हैं वो है जर्मन भूगोलवेता वॉल्टर पेंक। वॉल्टर पेंक का अपर्दन मॉडल, जिसे उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या एनालिसिस, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से पब्लिश किया था। वॉल्टर पेंक ने जो अपने मॉडल की जो मुख्य विशेषता थी उनकी, उन्होंने कहा था कि बहिर्जात प्रक्रम और आकृति विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन के विकास एवं उसके कारणों की कल्पना करना इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं कि वॉल्टर पेंक ने अपना जो मॉडल दिया था वो बहुत ही दुरूह, कठिन जर्मन भाषा में दिया। आज तक उसका कई बार अन्य भाषाओं में रूपांतरण किया जा चुका है, लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। दुर्भाग्य से दुनिया में सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले भूगोलवेताओं में से एक रहे हैं वॉल्टर पेंक। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्थानीय जर्मन भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात लिखी थी। मैं उनकी पूरी बात प्रारंभ करूं, मॉडल को प्रारंभ करूं, उससे पहले एक बार नटशेल में उनकी बातों को मैं रिपीट कर देता हूं। किन शब्दों पे आपको जोर देना है, उन शब्दों को कैसे याद करना है, और सामान्य भाषा में, अंग्रेजी की भाषा में या हिंदी भाषा में उनके क्या अर्थ निकल रहे हैं। आप इसे प्लीज देखिए। इस पूरे मॉडल में मुख्य विशेषताएं जो मैंने बोर्ड के ऊपर नोट की है वही हैं। बाकी अन्य मॉडल्स के कंपैरिजन में यह भी अपर्दन की सिद्धांत को वैसे ही बताता है, किंतु यह समय के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, अपितु संरचना, समय के परिप्रेक्ष्य में नहीं होकर अपितु संरचना और उत्थान के प्रतिफल को प्रकट करता है कि कोई भी स्थल रूप है, संरचना, प्रक्रम व अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन के दर के बीच के अनुपात का प्रतिफल होता है। उन्होंने अपनी बात के अंतर्गत समय की सीमा को हटा दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र विशेष का विवर्तनिकी इतिहास होता है और उसी इतिहास का प्रभाव, क्षेत्र विशेष का विवर्तनिकी इतिहास और उसी इतिहास का प्रभाव उस क्षेत्र में बनने वाली संरचना या स्थलाकृतियों के ऊपर प्रतिलक्षित होता है, और यह समय आधारित नहीं है। अभी तो किसके आधारित है? उत्थान और अपर्दन एवं पदार्थों के सम्मिलित प्रभाव के प्रतिफल से अपर्दन चक्र या अपर्दन मॉडल बनता है। उन्होंने जिन शब्दों का यूज किया है आप देखेंगे, उन्होंने अवस्था जो शब्द है उसके लिए यूज किया इंटविक्लुंग। इंटविक्लुंग है, ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है या अंग्रेजी में अर्थ है डेवलपमेंट, हिंदी में इसको विकास कहेंगे। इसी प्रकार उन्होंने तरुण अवस्था के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है उसको उन्होंने नाम दिया है आफस्ती जिंडे। क्या नाम दिया है? आफस्ती जिंडे। प्रौढ़ावस्था के लिए उन्होंने लिया है वर्ड यूज ग्लिक फार्मिंग। क्या यूज लिया है? ग्लिक फार्मिंग, ग्लिक फार्मिंग। इसी प्रकार जीर्ण अवस्था के लिए उन्होंने शब्द यूज किया आबस्ती जिंडे। ऊपर आफस्ती है, नीचे है आबस्ती जिंडे। ये तीन अवस्था है, जैसा कि डेविस महोदय ने लिया था, एल्सिंकिंग ने भी तीन अवस्थाओं में लिया है, बट यहां इन्होंने नामकरण इसके जर्मन भाषा में किए। इसी प्रकार इन्होंने उत्थान से पूर्व के स्थलखंड को, उत्थान से पूर्व के स्थलखंड को क्या नाम दिया है? प्राइमारंप। इन्होंने कहा कि उत्थान से पूर्व जो स्थलखंड होता है ये प्राइमारंप
का भाग है और ये इसका समय, जैसा कि डेविस महोदय ने कहा था, बहुत कम समय में उत्थान हो जाता है, बट ये इस बात को नहीं मानते, ये उत्थान के लिए पर्याप्त समय देते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइमरम्भ जो कि स्थान से पूर्व का भूखंड है, यहाँ से प्रारंभ हुआ। 1 नंबर तरुणावस्था है, तरुणावस्था के अंतर्गत हम देख रहे हैं वी आकार की घाटी बन रही है जिसको इन्होंने आपस्ति जिंडे कहा है। 2 नंबर के अंदर वी आकार की घाटियों में तीव्र गति से नीचे की ओर लंबवत रूप से कटाव हो रहा है और कटाव होने के कारण ये वी आकार की घाटियां तेजी से बनते हुए और वाटरफॉल जलप्रपात तक की संरचनाएं प्रौढ़ावस्था में इन्होंने शो की है, जिसको इन्होंने ग्लिक फर्मिंग नाम दिया है। और तीसरी अवस्था में जब ढाल कम हो गया है, ढाल कम होने के कारण जल की गति कम हो गई, जल की गति कम होने के कारण पार्श्विक अपर्दन होना प्रारंभ हो गया। अब लंबवत अपर्दन नहीं हो रहा है, तो पार्श्विक अपर्दन जब ज्यादा होगा तो यू आकार की घाटी बनेगी, जैसा कि सभी अपर्दन चक्र में यह बात लिखी गई है। केवल कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं डेविस के और पेंक के, उनके बारे में इस वीडियो के अंत में बात करेंगे, जो अपर्दन चक्र के दोनों के मतों में विभाजन करेगा। तीसरी लास्ट अवस्था में इन्होंने कहा कि अंत में जब ढाल कम हो जाता है, नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी होती है, उस समय ऊपर उठे हुए गुरुत्व भाग, ऊपर उठे हुए ढाल नुमा भाग, वो है वासचुनजेन इन्होंने नाम दिया उन गुरुत्व ढालों का। और नीचे वाले भाग है, इनको इन्होंने हॉल्डेनहेंग शब्द यूज किया है ना। तली वाला जो भाग है इसको उन्होंने हॉल्डेनहेंग कहा है। इसी प्रकार लास्ट में जैसा डेविस महोदय लिखते हैं कि लास्ट में पैडी प्लेन बसता है, संप्राय मैदान बसता है, यहां इन्होंने पैडी प्लेन के स्थान पर उसको शब्द यूज लिया है इंड्रफ। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि पैडी प्लेन है, पेन प्लेन है, इंड्रफ है, इजी प्लेन है, ये वो शब्द हैं जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको अच्छी सी तैयारी करनी है तो प्लीज अभी से आप पढ़ना चालू कीजिए और नोट कीजिए इनको। इंड्रफ है, ये संप्राय मैदान का ही समानार्थी शब्द है और अंत में जब नदी यह जलधारा अपने वेग को खो चुकी होती है, उसमें गतिक ऊर्जा का समापन हो जाता है, तब ये इंड्रफ की रचना होती है। और जो भाग कठोर पहाड़ी नुमा या टीले नुमा शेष रह जाता है, जिसका कटाव नहीं हो पाता है, उस भाग को जहां डेविस महोदय ने मोनार्ड नॉक कहा, इन्होंने उसको इंसेलबर्ग कहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि पेंक महोदय के और डेविस महोदय के अपर्दन चक्र में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है वो समय के आधार पर नहीं मानकर इन्होंने उसको उत्थान और उस क्षेत्र की विवर्तनी की विशेषताओं के आधार पर माना है। डेविस और पेंक के चक्र में क्या अंतर है, इस वीडियो के अंत तक आप देखते रहिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि जब हम एंड अप करेंगे इस वीडियो को, इस लेक्चर को, तो मैं आपको डेविस और पेंक के क्लासिफिकेशन में क्या मूल अंतर रहा उसके बारे में बताऊंगा। और आप भी इसको एक बार रिवाइज कीजिए, वीडियो नंबर इससे पहले वाला वीडियो और इस दोनों वीडियो को देखिएगा और अंत में आप एनालिसिस करें कि आपने क्या सीखा है। जैसा देयर आर 3 स्टेज इन द डेविस साइकिल, जैसा डेविस महोदय लिखा था, उन्होंने लिखा तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। लेकिन यहाँ पर ओल्ड स्टेज को उन्होंने जीर्णावस्था लिखा है ना। यहाँ पर पेंक महोदय ने अपने साइकिल को 5 भागों में बांटा। द स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरम्प, देन आपस्ति जिंडे, देन ग्लिक फमिंग और देन आबस्ति जिंडे, इंटविक्लुक, और उसके बाद उन्होंने लास्ट में कहा इंड्रफ। तो अंतर आ गया। पहला अंतर, उन्होंने 3 भागों में बांटा है, इन्होंने 5 भागों में बांटा है। दूसरा, डेविस का जो इरोजन साइकिल है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म के साथ खत्म हुआ है, ओके। लेकिन अपलिफ्टमेंट एंड इरोजनल एक्ट साइमल्टेनियसली इन द केस ऑफ द पेंक। डेविस महोदय कहते हैं कि जब उत्थान होता है उस समय अपर्दन काम नहीं करता है, उत्थान अपर्दन की प्रतीक्षा करता है। लेकिन पेंक महोदय ने उत्थान के साथ ही अपर्दन की प्रक्रिया को भी बताया है। इसी प्रकार एंड ऑफ द प्रोडक्ट डेविस के केस में पैडी प्लेन बना, वहीं पेंक के केस में
इंड्रफ बना। अन्य भूगोलवेता, मैंने आपको कहा था कि ये कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोट कीजिए। अन्य भूगोलवेताओं में एलसी किंग, जिन्होंने सवाना लैंड्स के ऊपर काम किया है, वो अंत में बनने वाली इस आकृति को पैडी प्लेन कहते हैं। लासन महोदय इसको पेन-फेन, PEN-FEN, पेन-फेन के नाम से लिखते हैं। वहीं पर थॉमस ने इसको इच प्लेन नाम दिया है। क्रिकमे इसको पेन प्लेन कहते हैं और पैंक महोदय इसको इंड्रफ कहते हैं। तो ये चारों पांचों जो संप्राय मैदान हैं, इनके नेम हैं, निकनेम्स हैं, आप इन्हें नोट करें। इसके बाद डेविस साइकिल है, उसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम बेस्ड है। अर्थात कोई भी भू आकृति चक्र है वो समय, संरचना और प्रक्रम का प्रतिफल होता है। लेकिन पैंक के केस में इरोजनल साइकिल है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी समाप्त नहीं होगा, समय के साथ उसका बाउंडेशन नहीं की जा सकती है, तो टाइम बाउंड नहीं है। डेविस ने अपने लैंडफॉर्म को समझाने के लिए ट्रायोस का इस्तेमाल किया है। वहीं ये दो फैक्टर्स मूलतः काम में लेते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द एंडोजेनेसिस एंड एक्सोजेनेसिस फोर्सेस, अंतर्जात और बहिर्जात बलों के प्रक्रम का विवर्तनिकी प्रभाव स्थानीय चट्टानों के ऊपर क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव अपरदन चक्र के ऊपर भी दिखाई देता है। इसी प्रकार लैंडफॉर्म है जो स्लोप डिक्लाइन होता है, फॉर एग्जांपल वी शेप वैली है, यू शेप वैली में कन्वर्ट होती है। फीचरलेस पेनी प्लेन डेविसियन साइकिल में, वेरएस लैंडफॉर्म डेवलप इन द पेंक साइकिल इज इन इरोजन फॉर्म ऑफ द स्लोप रिप्लेसमेंट। ढाल का प्रतिस्थापन हो रहा है यहाँ पर, वहाँ आकृति का प्रतिस्थापन हो रहा है। स्लोप डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पर स्लोप का खुद का प्रतिस्थापन हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो फ्री फेस स्लोप और कॉन्केव स्लोप है वो रिप्लेस होकर रेक्टिलिनियर स्लोप्स के रूप में बदल जाते हैं। मैं यहाँ दो डायग्राम्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देखें गौर से।